तो जो हमारा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे लाभार्थी थे, यानी जो हमको गरीबी पर अटैक करना था, उसका एक फ्लो था कि जो हमारे फार्मर्स थे इनसे अनाज को एफसीआई लेता था और उससे स्टेट गवर्नमेंट को अनाज मिलता था और स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप, जिसे एफपीएस कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप में आना जाता था और इस फेयर प्राइस शॉप से बेनिफिशियरी के पास आना जाता था। इस प्रकार का एक हमारा फ्लो था और इस फ्लो में काफी ज्यादा लीकेज उत्पन्न हो गए थे और इन लीकेज को रिमूव करना या रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि हम इस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकें। पहला, पीडीएस का देखो, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इसका उद्देश्य क्लियर था। इसका उद्देश्य था कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गरीबों को रियायती यानी आपका सब्सिडरी रेट पे कम से कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को वितरित करना। ऐसा नहीं कि इसके अंतर्गत सारी वस्तुएं वितरित हो, जो इसेंशियल कमोडिटी है उसको इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट करने का उद्देश्य रखा गया था। तो यानी खाद्य सुरक्षा हमको इसके अंतर्गत सुनिश्चित करना था और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही साथ जो हमारे देश में गरीब थे उनको कम से कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। तो यह पीडीएस का मेन ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इसके इतिहास की, तो भारत में पीडीएस की शुरुआत मैंने बोला था 1960 के दशक में भोजन की कमी से निपटने और आवश्यक वस्तु की कीमतों की स्थिरता में सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे चालू किया गया था कि यानी जो आपके पास इसेंशियल कमोडिटी थी, इस इसेंशियल कमोडिटी में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता था, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर के कारण, क्योंकि परचेजिंग पावर तो उनकी कांस्टेंट रहती थी और इनमें जो प्राइस फ्लक्चुएशंस था इसके कारण उनकी खरीदने की क्षमता प्रभावित होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसको चालू किया गया था। अगला था, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनाज को या कौन कौन सी वस्तुएं दी गई, तो पीडीएस के अंतर्गत आपका चावल, गेहूं, मोटे अनाज भी प्रोवाइड किए गए थे। फिर बाद में देखिए इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो होता है रिवाइज होता रहता है कि इसके अंतर्गत किन वस्तुओं को लेकर के हम उन लाभार्थियों तक पहुंचाएं। तो पहले इसमें मोटे अनाज चलते थे, कपड़े चलते थे, मैंने आपको डिस्कस किया था। तो वर्तमान में जो हमने आपने देखा होगा कि गेहूं और चावल इसके अंतर्गत होता है। पहले हम चीनी और मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं कवर की जाती थी और जिसमें उचित मूल्य, जिसे राशन की दुकान कहते हो, के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता था। यानी सरकार उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचा देती थी और इशू प्राइस पर जारी कीमतों के अंतर्गत हम लाभार्थियों को वहां से उनके राशन कार्ड के माध्यम से प्रोवाइड कर देते थे। अब लाभार्थियों की पहचान इसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा बना, क्योंकि जो हमारे गांव में लाभार्थी थी यानी जिनको हम गरीब की श्रेणी के अंतर्गत रखे थे, जिनको इसके अंतर्गत लाभान्वित करना था, वास्तव में वो सही से पहचान नहीं हो पाई। तो 1997-98 में जब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला तो इसके अंतर्गत गरीबों की दो श्रेणी बनाई गई और एक श्रेणी को हम लोग एपीएल और तथा दूसरी श्रेणी को हम लोगों ने बीपीएल के नाम से संबोधित किया। ठीक है, और तीसरी जो सबसे गरीब थी यानी 1 करोड़ लोग जो सबसे ज्यादा गरीब थे, उसको एए वाई श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो यानी हमने 3 श्रेणियां बनाई थी। एक हमने क्या किया था, एपीएल श्रेणी बनाई, दूसरी हमने बीपीएल श्रेणी बनाई और बीपीएल के अंतर्गत हमने 2 का पार्ट किए, क्योंकि 5 करोड़ के आसपास हमको बीपीएल निकल करके आ रहे थे और इसमें जो अत्यंत गरीब थे 1 करोड़, उनको एए वाई अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हमने ले लिया। अब राशन कार्ड पात्र परिवारों को, यानी जो इसके अंतर्गत राशन की दुकानों के माध्यम से जिनको अनाज वितरित करने की आवश्यकता थी, यानी पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए। ठीक है, तो राशन कार्ड जारी किए गए और उन्हें रियायती दरों पर निर्दिष्ट मात्रा में वस्तुओं खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो रियायती दरों पर निर्दिष्ट मात्रा में, ऐसा नहीं कि आप चाहे जितना अनलिमिटेड वस्तुएं खरीद लो, नहीं, एक लिमिट लगाई गई कि आप 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इससे ज्यादा पर मंथ आप परचेज नहीं कर सकते हो और उसको इस मूल्य पर आपको परचेज करना होगा।
अगला पॉइंट है हमारे पास है उचित मूल्य की दुकानें, यानी जो हमारे पास राशन की दुकानें थी, यानी पीडीएस जो था वो उचित मूल्य की दुकानों के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता था। यानी हम गांव में सभी व्यक्तियों को यानी सारी दुकानों को माध्यम से इसको वितरित करने की बात नहीं करते थे। वास्तव में एक कमेंट आया था, कमेंट में ये कहा गया था कि अगर हम एक राशन की दुकान खोलते हैं और उससे अच्छा ये रहेगा कि जितने हमारे जनरल स्टोर्स चलते हैं उन जनरल स्टोर्स के लिए एक हम टोकन जारी कर दें, गांव में उस टोकन को वितरित कर दें और आपको लगे कि जहां पर भी आपको राशन की दुकान से चाहे उस टोकन को दिखाएं और उसी रियायत दर पर आप अनाज ले सकते हैं। क्योंकि इन राशन की दुकानों में जो एक गांव में फिक्स की जाती है, इन राशन की दुकानों में सड़े हुए गेहूं और चावल के भी कहीं कहीं पर एग्जाम्पल मिले हैं जहां पर खाद्य वितरण के अंतर्गत वितरित किए गए। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह स्वीकार किया कि इनकी, क्योंकि ये एकाधिकारी के रूप में काम करने लगते हैं, जब राशन की दुकानें होती हैं और गांव में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए एक सुझाव, एक कमेटी का सुझाव आया कि क्यों न हम राशन की दुकानों को बंद करके जो हमारे पास सब्सिडी वाला वस्तुएं, सब्सिडी वाली, देखो चीनी आपके राशन की दुकान में मिल जाएगी, जनरल स्टोर में अवेलेबल है, गेहूं अवेलेबल है, तो उसके लिए गांव में क्यों ना हम टोकन व्यवस्था कर दे, टोकन दे दे कि इस टोकन में 5 किलो तक आपको गेहूं किसी भी राशन की दुकान से आप ले लीजिएगा, उसका 2 रुपए केजी रेट होगा और वहां से आप होगा। तो इससे जो एक मजबूरी इनको रहती थी कि एक ही राशन की दुकानों से अनाज को खरीदना रहता था, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बड़े ऑब्स्टेकल्स थे, क्योंकि अगर मान लो ये टोकन व्यवस्था जारी कर दी जाती तो ये क्या आवश्यक था कि जो राशन की दुकानें थी वो आपको अच्छा अनाज इसमें देने लगे, वो भी कह देते कि नहीं ये जो सबसे खराब है ये इसके अंतर्गत आपको इस टोकन में उपलब्ध होगा, अन्य राशन उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो देयर आर द मेनी डिमेरिट्स थी टोकन व्यवस्था में, इसलिए उसको सरकार ने नहीं लागू किया था। एक सोचा गया था कि क्यों ना राशन की दुकानों की बजाय हम जनरल स्टोर के माध्यम से इनको अनाज को वितरित कराएं, ठीक है। और इसके अलावा जो लाभार्थी वस्तुओं को वितरित करने के लिए इन राशन की दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे। अब इसमें छापा भी पड़ता था कि आप राशन की दुकान के माध्यम से कहीं सड़ा गला तो नहीं बेच रहे, इन चीजों को भी देखा जाता था। अब रियायती दरें, रियायती वही सब्सिडी रेट होते हैं, बाजार दरों से काफी कम कीमतों पर प्रदान की जाती। जैसे बाजार कीमत पर आप जाइए 15 रुपए किलो आपको गेहूं मिलेगा, लेकिन आप राशन की दुकान में 2 रुपए किलो गेहूं ले लीजिए। तो रियायती कीमतों में, क्योंकि एक गरीब परिवार के पास परचेजिंग पावर कम होती है और परचेजिंग पावर कम होगी तो निश्चित रूप से भूखा रहेगा, इसलिए रियायतों दरों पर इन अनाज को उपलब्ध कराने की बात की गई थी। अगला है हमारे पास चुनौतियां, हमारे पास चैलेंजेस क्या है। तो पीडीएस को लीकेज, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का से जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता था राशन तक के लिए, ट्रक मान लीजिए 5 ट्रक निकले तो इसमें से 3 ट्रक ही राशन की दुकानों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। फिर राशन की दुकानों से जो लाभार्थी तक का फ्लो था, इस फ्लो में मान लीजिए हमको 500 लाभार्थियों को लाभान्वित करना था, लेकिन 2 से ही लाभार्थी लाभान्वित हो रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा पीडीएस में डिफॉल्ट था कि इसमें लीकेज बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। लाभार्थियों को लक्षित करने की अक्षमता, यानी जिनको हमने टारगेट किया था कि नहीं, जो समाज में गरीब है और वास्तव में जिसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है उसको इसके अंतर्गत हम लाभान्वित कराएंगे, लेकिन समाज में जो व्यक्ति रियल में गरीब था उसको पता ही नहीं चला कि कब बीपीएल कार्ड बना, उसको पता ही नहीं चला जो रियल में गरीब था कि अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड कब बना, क्योंकि वो घर में गरीबी के कारण घर में रहते थे, उनके पास चलने फिरने की क्षमता नहीं रहती थी, तो समाज में या बाजार में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चला। तो इस योजना के अंतर्गत जो हमको कार्ड बनाना चाहिए था वो घर घर जाकर के उनकी क्षमताओं के अनुसार हमको सर्वे करना चाहिए था और उसके आधार पर कार्ड को बनाना होगा, तभी हम इस पीडीएस के इस लीकेज को समाप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास सब्सिडी वाले अनाज को खुले बाजार में स्थानांतरित करने जैसी चुनौतियों को सामना किया। अब देखो मैं बताऊंगी सब्सिडी वाला, सपोज दैट मेरे कार्ड में क्या हुआ, मैंने 5 केजी अनाज लिया, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी गेहूं की खेती होती है,
तो इस गेहूं को मैं नहीं खाऊंगा, बल्कि ये 2 रुपए किलो गेहूं मुझे मिला है, तो इसको मैं बाजार ले जा करके, पुनः बाजार ले जा करके इसको 14 रुपए केजी बेच लेता था। तो यानी यहां से मैंने राशन कार्ड की दुकान से राशन 2 रुपए केजी मैंने गेहूं खरीदा और मार्केट में, ओपन मार्केट में जाकर के इसे, जो मार्केट में 16 रुपए केजी चल रहा था और मैंने मार्केट में ऑफर रखा कि 14 रुपए केजी मेरा अनाज ले लो, तो ये एक सब्सिडी युक्त अनाज था जो बाजार में पुनः पहुंच गया बाजार प्राइस में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसमें एक ये बड़ा प्रॉब्लम था, चैलेंज था कि वास्तव में कुछ किसान गरीब थे, ठीक, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं थी, किसके लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए, लेकिन अनाज उनके खेतों में हो रहे थे और पीडीएस की दुकानों के माध्यम से अनाज वितरित किए जा रहे थे। तो उन्होंने उस राशन के बदले उन्होंने मनी को प्रेफरेंस दिया और बाजार में अनाज को बेचा, और अनाज को बेचने के परिणाम स्वरूप जो मनी प्राप्त हुई उससे अन्य वस्तुएं परचेज करने लगे। ठीक है, जैसे उनको जरूरत है सपोज दैट कपड़े की, तो उन्होंने कपड़े खरीदे। उनको जरूरत है जूते चप्पल की, उन्होंने जूते चप्पल खरीदे। उनको जरूरत है सब्जियों की, उन्होंने सब्जी खरीदी, क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी गेहूं और चावल की खेती करते हैं, बट वो गरीब है, क्योंकि एक लिमिटेड कंपोनेंट के साथ वो काम करते हैं, यानी उनके पास एक कुछ लिमिटेड चीजें ही अवेलेबल होती हैं, अन्य चीजें अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार का जो खुले बाजार में सब्सिडी वाला जो अनाज था, वो जो खुले बाजार में स्थानांतरित हो रहा था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वास्तव में अगर आपके पास गेहूं चावल हो रहा है तो आप क्यों राशन की कार्ड के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीन रहे हो। ठीक है, क्योंकि गांव के कई लोग हैं जिनके पास गेहूं और चावल की खेती नहीं हो रही है, तो आप उनको परचेज करने दो सब्सिडी वाला अनाज। और आप सब्सिडी वाले अनाज को परचेज करने के बाद, मैंने तो कहीं कहीं पर ऐसे एग्जांपल देखे कि सब्सिडी वाले अनाज को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा अपने जानवरों को, जो पाले गए जानवर है, उनको उपभोग में लाया गया, उनके उपभोग में इसको लाया गया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिग चैलेंजेस थे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। दूसरा, अब हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए। तो सरकार ने पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दक्षता में सुधार के लिए कई सुधार किए। पहला, इसको आधार इनेबल किया गया, ठीक है, बायोमेट्रिक से जोड़ा गया, ताकि हमको रियल व्यक्ति की पहचान मिलेगी। ए व्यक्ति लेके कार्ड आ रहा, बी व्यक्ति का। तो इससे क्या हुआ, मिस यूज ऑफ द राशन कार्ड जो था वो बंद हो गया। दूसरा, ईपीओएस उपकरणों की, ये क्या होता है, एक प्रकार का बायोमेट्रिक उपकरण होता है, और इस उपकरण का प्रयोग किया गया ताकि आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके, और अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी इसके अंतर्गत इनेबल कर दिए गए। नाउ द नेक्स्ट है पोषण संबंधी सहायता। अब सरकार ने पोषण संबंधी सहायता के लिए, सरकार ने देखो पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना और आईसीडीएस जैसी योजनाओं के माध्यम से कमजोर आबादी, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता में बहुत मदद की। देखो, ये मैं आपको 2-3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि स्कूल में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते थे, इनके माँ बाप मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत काम करते थे। अब ये मनरेगा के अंतर्गत जब काम करते थे, तो मम्मी और पापा जब दोनों मनरेगा के अंतर्गत काम करते थे, तो इनका बच्चा भी इन्हीं के साथ जा करके नहर के किनारे बैठा रहता था। अगर इनसे पूछा गया कि आखिर आपका बच्चा क्यों स्कूल नहीं जाता, तो बोलते हैं अगर ये स्कूल जाएगा तो खाना क्या खाएगा, क्योंकि हमारा जो वर्किंग प्लेस है वो गांव से बहुत दूर है। ठीक है, तो इसलिए मध्याह्न भोजन योजना क्या था, एक प्रकार से उन बच्चों जिनके परिवार बहुत वीक हैं, जिनकी परचेजिंग पावर कम है, इनके मम्मी पापा सुबह काम पे निकल जाते हैं, सच एज द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सच एज द अदर एक्टिविटी, जैसे लेबर वाली एक्टिविटी के लिए, तो इनके बच्चे दोपहर में खाना खा सके और अपने शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रख सके। इस संदर्भ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि आधे ड्रॉप आउट रेशियो जो थे, गरीब परिवार से जब पूछा गया कि आखिर आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो रीजन यही था कि हम खुद घर में नहीं रहते, अगर दोपहर में बच्चे को भूख लगेगी तो हम खाना कहां से लाएंगे,
हम अपने साथ वर्किंग प्लेस में इसलिए लेके जाते हैं कि जो हम खाएंगे हम अपने सामने खिला देंगे। तो सरकार ने शिक्षा के उद्देश्य को लक्षित करने के साथ ही साथ इन गरीब बच्चों को पोषण का अधिकार और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया। और इससे गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना संचालित की गई थी और इससे काफी ज्यादा इन गरीब परिवारों को लाभ हुआ। दूसरा प्रोग्राम था ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम कहां चलती थी? ये स्कीम कहते हैं आंगनबाड़ी में चलती है, अभी भी चलती है। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत जो एक मोहल्ले की गर्भवती महिला होती है उसको आवश्यक न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। तो जब आवश्यक न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं तो उसकी व्यवस्था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत होती है कि इनको आवश्यक न्यूट्रिशन, क्योंकि आपको 0 मंथ से लेकर के 9 मंथ के मध्य में आपको आवश्यक न्यूट्रिशंस और मेडिसिन प्रोवाइड करनी होंगी, तो ये ICDS के अंतर्गत इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों को कोई कुपोषण जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसने न केवल हमारे खाद्यान्न सुरक्षा को हेल्प किया, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा को प्रोवाइड किया, बल्कि इसके साथ ही साथ इसने हमारे पोषण संबंधी महत्वपूर्ण कंपोनेंट में हेल्प किया। और इससे क्या हुआ कि जो आबादी कुपोषण का शिकार होते, कुपोषण का मतलब होता आवश्यक न्यूट्रिशंस की कमी, जो आवश्यक न्यूट्रिशंस की कमी थी उसको फुलफिल करने में इसने बहुत ज्यादा मदद की थी। आगे हम बात करते हैं कानूनी ढांचा। अब देखो, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये दो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपोनेंट ने हमारे जो टारगेटेड पब्लिक TPDS जो आया था 1997 में, और दूसरा आपका आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसने हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इसलिए ज्यादा हेल्प क्या की थी कि हमारे जो खाद्यान्न सुरक्षा थे उसको एक अधिकार के रूप में ला करके खड़ा कर दिया था। खाद्य सुरक्षा में क्या? PDS भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख घटक है और गरीबों के लिए भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब व्यक्ति का मुख्य आधार, देखो, एक गरीब व्यक्ति के लिए केवल उसका भोजन ही मेन अधिकार होता, उसके लिए जमीन, जायदाद, पैसे, ये कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए सबसे पहले प्रेफरेंस चीज क्या थी? खाना इंपॉर्टेंट होता था। तो एक गरीब व्यक्ति का जो मुख्य अधिकार होता है, मुख्य कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है, उसको इसने प्रदान किया था। अगला प्रभाव, अपनी चुनौतियों के बावजूद PDS ने भारत में गरीबी और कुपोषण को कम करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऐसा नहीं था कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये पूरी तरह से फेल हो गया, नहीं। मानते हैं कि इसमें 20% लीकेज था, 30% लीकेज था, लेकिन 70 से लेकर के 80% तक इसने अपने टारगेट को हिट किया था। इसने गरीब व्यक्तियों को अनाज प्रोवाइड किया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश में हमारे यहां गरीबी बहुत कम हुई। आगे हम बात करते हैं निगरानी और मूल्यांकन। आज भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। अगर सरकार इसमें इसके सारे कंपोनेंट को बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से लागू करना चाहती है तो इसके हर एक प्रक्रिया पे बहुत गौर से नजर रखनी होगी और समय समय पर सुधार क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जैसे लाभार्थियों को चुनने की समस्या। ठीक है, खाद्य वितरण के अंतर्गत जो अनाज जाता है, जो अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भेजा, क्या वही राशन की दुकान तक जा रहा है? कि ऐसा तो नहीं है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो ट्रक भेजा वो बाजार में अच्छा वो अनाज उतर करके कोई सड़ा सा अनाज चढ़ गया है और फिर वो राशन की दुकानों में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमको सुधार क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी और हमको अपनी पॉलिसी को इवैल्यूएट करना होगा, तभी हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्लीमेंट या प्रभावी रूप से देश में लागू कर पाएंगे और जो इसके उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य को हम पूर्ण कर सकेंगे। अगला है भविष्य की संभावनाएं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और इसे अधिक और कुशल समावेशी बनाने के लिए
कई तरीकों की खोज जारी है और जिसमें सबसे ज्यादा इनेबल हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इससे खरीद और वितरण तंत्र में सुधार हो पाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक वितरण प्रणाली है। देखो मैंने आपको बताया था कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सर्विस का, सामग्रियों का, संसाधनों को जनता तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है। यानी इसका एक ब्रॉड उद्देश्य है कि हम वितरण के माध्यम से एक वर्ग जिसके पास बहुत ज्यादा, एक वर्ग जिसके पास नहीं है, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते हैं, सोशल इनइक्वालिटी को हम समाप्त करना चाहते हैं और इसके लिए यह सिस्टम काम करता है। दूसरा, अब आपके पास है इसके अंतर्गत जो हमारे पास विशेषताएं हैं, सरकारी वितरण, सरकार द्वारा जो सार्वजनिक सेवाएं हैं और सामग्रियों की वितरण प्रणाली है, जिसमें राशन कार्ड का वितरण हो सकता है, जल संसाधन प्रबंधन भी हो सकते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं इसके अंतर्गत अभी है, ये आवश्यक नहीं, लेकिन सरकार अगर चाहती कि जल सभी व्यक्तियों को समान रूप से नहीं मिल रहा तो जल संसाधन प्रबंधन के लिए भी वो वितरण प्रणाली को संचालित कर सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं और शिक्षा योजनाएं हैं, तो इस प्रकार की कई योजनाओं को इनके माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इसी प्रकार वस्त्र एवं खाद्य वितरण को भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है, औद्योगिक वितरण को इसके अंतर्गत लाया जा सकता है, डिजिटल वितरण को, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफी अच्छा कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उदाहरण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर विभिन्न सेवाएं और सामग्रियां इसके अंतर्गत लाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सामाजिक समानता, इसके अंतर्गत विकास को हम प्रेफरेंस देते हैं, इसके अंतर्गत हम आर्थिक विकास को प्रेफरेंस देते हैं और इसके अंतर्गत हम कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का हमारा डेवलपमेंट जो इंडिकेटर है, ये केवल डेवलपमेंट इंडिकेटर ना होकर के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर के रूप में काम करने लगता है। यानी हमारे इकोनॉमी में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, यानी हमको अपनी इकोनॉमी को प्रभाविता में लाने के लिए इन कंपोनेंट पे बात की जाती है। अब हम बताते हैं पीडीएस बनाम नकद हस्तांतरण। अब एक चीज है, बड़ा विवाद एक उठा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सब्सिडी वाला अनाज देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा या नकद रूप में हमको कोई चीज प्रोवाइड कर देना। नकद हस्तांतरण का मतलब होता है कि हम लोग उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दें, तो ये सब्सिडी एक पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन, या हम नकद के रूप में देते। जैसे इसमें अनाज को क्या किया, उसने बाजार में बेचा और उससे जाकर के उसने कपड़े खरीदे। तो इससे अच्छा कि हम राशन देने से अच्छा अगर हम उसको कैश दे दें, तो क्या हम इस प्रकार का वितरण सिस्टम सही से लागू कर पाएंगे या नहीं लागू कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विवाद था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कई सुधारों का प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत है पहला, खाद्यान्नों की विशाल भौतिक आवाजाही की आवश्यकता को कम करना। अगर हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कर देते हैं, डीबीटी कर देते हैं, तो इससे जो हम ट्रांसपोर्ट वाली सिस्टम है, जैसे अनाज को उधर ले जाओ फिर बांटो, वो अनाज खराब होने का डर है, बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर हम इस अनाज को बेचते हैं, अब बेचने के बाद मनी में कन्वर्ट करते हैं और इस मनी को दे देते हैं, तो एक व्यक्ति को हो सकता है गेहूं और चावल की आवश्यकता ना हो, अन्य चीजों की आवश्यकता हो, तो उस अन्य चीज को यह खरीद सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको एक लिमिटेड चीज में ना बांधे, केवल गेहूं और चावल में ना बांधे, बल्कि हम इसको क्या करते हैं अदर चीजों में बांधे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए काफी ये हेल्पफुल हो सकता है। और ये हमारे लिए केवल हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उनके पास स्वायत्ता बहुत ज्यादा रहेगी और उस स्वायत्ता से वो चुन सकेंगे। अगला हमारे पास है लाभार्थियों को अपनी उपभोग टोकरी चुनने के लिए अधिक स्वायत्ता। उपभोग टोकरी का मतलब होता है अभी जो उपभोग टोकरी है उनके पास क्या है, अभी आपने देखा होगा उनके पास गेहूं की टोकरी है, एक टोकरी में गेहूं खरीद ले सकते हैं, एक टोकरी में वो चावल ले सकते हैं,
जो राशन की दुकानों में नमक मिल रहा है नमक ले सकते हैं। तो ये 3 या 4 चीज लिमिटेड ही है जो उनको राशन की दुकानों के माध्यम से मिल सकता है। सरकार का या अन्य जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि अगर हम इनको डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपका पास होता है, डीबीटी के माध्यम से अगर इनको हम मनी प्रोवाइड कर देते हैं तो उस मनी से ये अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस कमोडिटीज के, सर्विसेज के बना सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति जिसके पास गेहूं से ज्यादा आवश्यकता है, आज बुखार है दवाई लेने की, बट ही हैव नथिंग एनी मनी, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा वो पीडीएस के माध्यम से अनाज तो ले सकता, फिर अनाज बेचने जाएगा। अब उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है, इसके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो बाजार जाए, अनाज बेचे, फिर अपने लिए दवा लाए। क्योंकि एक प्रकार से अगर हम इसको बाजारीकरण कर रहे हैं तो क्यों ना मनी ही हम उसको दे दे, ताकि वो अपने उद्देश्य के अनुरूप, यानी जो उसको लाभ, उसको चाहिए लाभ, उस लाभ को वहीं पर वो ले ले। तो ये एक बड़ा विवाद हुआ और इसके अंतर्गत आज भी ये कंसिडरेशन पे रहा है कि क्या हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के उद्देश्य को लेकर के चलें या पीडीएस को ही लेकर के चलें। इस पर आपको भी थोड़ा सोचना होगा कि पीडीएस एक लिमिटेड कॉम्बिनेशन को हमको देता है और वो लिमिटेड कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि पूरी आबादी को लाभान्वित करे, लेकिन डीबीटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मैं शब्द यूज कर रहा हूं, देखो, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस को प्रोवाइड कर सकता है। और ये अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन भले छोटा कॉम्बिनेशन होगा बट एक कंज्यूमर को बहुत ज्यादा बेनिफिटेड कर सकता। अगर सिमुलेशन का क्या होता है, सिमुलेशन का आपने रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरम पढ़ा होगा तो उसके अनुसार है। तो लिमिटेड कॉम्बिनेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएस के माध्यम से, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन आपको डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह आपको ज्यादा लाभान्वित कहेगा। तीसरा, आपको आहार विविधता बढ़ाए। मान लीजिए किसी को जूस की आवश्यकता है तो वो डीबीटी से प्राप्त तो मनी से वो जूस खरीद करके पी लेगा, क्योंकि वो उसको लिए ज्यादा बेनिफिटेड है दाल चावल गेहूं की अपेक्षा। रिसाव को कम करेगा। इससे क्या हो जाएगा, डीबीटी के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल देंगे। तो जब डायरेक्ट पैसे डाल देंगे तो निश्चित रूप से उसको लाभान्वित हो जाएगा। ठीक है, बेहतर लक्ष्यीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। इससे लक्ष्य जो हमारा है गरीबी मिटाना, तो एक मल्टी डायमेंशनल लक्ष्य को हम मिटाने में सफल हो पाएंगे अगर डीबीटी को लागू कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लाभ हैं उनको हम इसके अंतर्गत प्रमोट कर सकते हैं। तो इस पे अर्थशास्त्री पुनः विचार कर रहे हैं, पुनः इस पॉइंट पर सोच रहे हैं ताकि समाज को, अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अब देखो, टीपीटीएस में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारीकरण जो अभी जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल जो हमने रिफॉर्म किया है, उस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले राशनों का डिजिटलीकरण कर दिया गया ताकि फेक राशन कार्ड ना मिले। अगर मेरा राशन कार्ड है तो मैं ही जाऊं और मैं ही अनाज लूं, अन्य व्यक्ति उसका मिसयूज ना करे। तो लाभार्थियों की डेटा ऑनलाइन प्रविष्ट की गई, सत्यापन की अनुमति प्रदान की गई। सत्यापित करिए, ठीक है। कभी कभी राशन कार्ड बन जाते थे, व्यक्ति क्या होता था, गुजर जाता था, फिर भी उसका राशन कार्ड चलता रहता था। दिस इज द मिसयूज ऑफ द राशन कार्ड था। लेकिन डिजिटलीकरण ने इस सब चीजों को समाप्त कर दिया गया। लाभार्थियों की मासिक पात्रता काउंट होता, सरकार को पता चलता कि इसने इस महीना अनाज लिया या नहीं लिया। आश्रितों की संख्या अपडेट हो सकेगी टाइम टू टाइम। एफसीएस की लाभार्थियों की संख्या, कि जो एक आपके पास राशन की दुकानों में लाभार्थियों की संख्या कितनी है ये सब पता चलेगा। खाद्यान्न का कहां से उठाव किया गया, और ऑनलाइन भंडारण में यह भी पता चलेगा कितना अनाज हमारे पास स्टोर है। ये कहां चालू किया गया, किन राज्यों ने इस सुधार को लागू किया। इसको आंध्र प्रदेश ने लागू किया, छत्तीसगढ़ ने लागू किया, तमिलनाडु ने लागू किया, मध्य प्रदेश ने लागू किया, कर्नाटक ने लागू किया, गुजरात ने लागू किया। ठीक है। दूसरा, एफपीएस को कंप्यूटरीकृत आवंटन, यानी जो राशन की दुकानें हैं उनको कंप्यूटरीकृत आवंटन। अभी तक रजिस्टर में आपने देखा होगा। इस आवंटन के अंतर्गत स्टॉक बैलेंस की घोषणा, कि आपका अनाज कितना बट गया और कितना आपके पास है। क्या आपको, अगर हमने 100 केजी गेहूं दिया है तो क्या आपने पात्र व्यक्ति को ही 100 केजी बांटा है, तो वो डेटा सब कुछ ऑनलाइन दिखाई पड़ेगा।
क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार मिस यूज या मिस एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स नहीं हो पाएगा। तो इसने, इस कंप्यूटरीकृत ने, व्यवस्था ने बहुत अच्छा कर दिया और ये इंप्लीमेंट हो रहा है छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में। अगला, राशन कार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जारी करना। इस कुछ राज्यों ने स्मार्ट कार्ड जारी कर दिया है कि स्मार्ट कार्ड जब स्वैप करोगे तो पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो अनाज लेने के लिए या एलिजिबल नहीं हो। लाभार्थियों को इसमें डेटा संग्रह रहता है। साथ ही साथ नाम, पता, बायोमेट्रिक्स, बीपीएल है आपका कार्ड है कि एपीएल, पता चल जाएगा। लाभार्थियों और परिवारों के सदस्यों की मासिक पात्रता जैसे डेटा संग्रहित किया जाता है और यह जालसाजी को रोकता है कि दूसरा व्यक्ति तो नहीं है जो इस लाभ को ले रहा है। और यह चालू किया गया हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में। अगला है जीपीएस तकनीक का प्रयोग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब देखो ये क्या था, पता चला ऑनलाइन माध्यम से, मान लो मैंने अपना स्मार्ट कार्ड दे दिया किसी ए पर्सन को, तो वो जाकर ले आया, लेकिन मैं तो गया नहीं। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी है कि जब अब मैं जाऊंगा और वहां पे बायोमेट्रिक करूंगा तो मेरा जीपीएस लोकेशन बताएगा कि वो लाभार्थी वहां पर गया या नहीं गया। साथ ही साथ ये बताएगा कि जो फूड कॉर्पोरेशन से आपका ट्रक गया वो जीपीएस युक्त था, तो यहां से चलने के बाद यहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा या बीच में कहां रुका, इसको जीपीएस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये बता देगा। तो इससे अगर किसी बाजार में रुकता है, किसी के व्यक्ति के घर में रुकता है, तो उससे एक रीजन पूछा जाएगा कि आपने अनाज को, इसको क्यों रोका था, ट्रक को कितनी देर तक रुका था, तो इससे जालसाजी का पता रखेगा। तो खाद्यान्नों का ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, जो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में चल रहा है। अगला है एसएमएस आधारित निगरानी। एसएमएस नागरिकों को निगरानी अनुमति के लिए अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे नाम से कोई अनाज उठा रहा, सपोज दैट, तो वहां से जब अनाज आता है राशन की दुकानों में, मान लो आपके 100 लाभार्थी, तो 100 के नाम पे आएगा। तो जैसे किसी के नाम का आप अनाज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसके पास एक मोबाइल में मैसेज चला जाएगा कि आपके नाम से 5 किलो अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आपने नहीं लिया तो तुरंत क्लेम करोगे कि नहीं, मैंने तो कोई अनाज नहीं लिया, बट मेरे में मोबाइल में मैसेज आ रहा है। तो इससे मिसयूज नहीं होगा, दूसरे पर्सन को अनाज नहीं दे सकते हैं। इस सिस्टम को भी इनेबल किया गया, और कहां किया गया? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में इनेबल किया गया। अगला है वेब आधारित नागरिक पोर्टल का उपयोग। वेब आधारित, वेबसाइट पर आधारित है नागरिक पोर्टल बनाया गया। इसमें अगर आपको अपनी राशन की दुकान से कोई शिकायत है तो आप दर्ज कराइए, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो दर्ज कराइए। कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर, जैसे शिकायत निवारण तंत्र का प्रचार आदि, इसे छत्तीसगढ़ ने चालू किया। पीडीएस और अन्य वितरण तंत्र के फायदे और नुकसान। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो अभी मैं विवाद आपके साथ कहा, पीडीएस सिस्टम है। पीडीएस सिस्टम के लाभार्थियों को मुद्रास्फीति और मूल्य अस्थिरता से बचाता है, और प्रत्येक घर से खाद्यान्न का कम उठाव होता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि पात्रता का उपयोग केवल खाद्यान्न के लिए किया जाता है। मनी का प्रयोग तो आप हो सकता है ड्रिंक करने के लिए कर रहा हो सकता है कि उसने क्या किया, नशा पत्ती कर डाला, हो सकता है मिस यूज ऑफ द मनी कर रहा है, बट अनाज का आप मिस यूज कितना करोगे? भाई भूख मिटाने के लिए तो आप करोगे। तो सब्सिडी वाले खाद्यान्न का उच्च रिसाव, डायवर्जन, इसके अंतर्गत हम बचा सकते हैं। पीसीएस का सुविकसित नेटवर्क दूरदराज इलाकों में भी खाद्यान्न पहुंचाता था। कभी कभी व्यक्तियों के पास अनाज की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो हमने उसको मनी दे दिया, उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, और वो पहाड़ के एक कोने में व्यक्ति बैठा, तो बताओ ये अनाज उसको चाहिए था ना। तो पीडीएस के माध्यम से हम जो अनाज देते हैं उसके अपने मेरिट्स हैं और अपने डिमेरिट्स हैं। लेकिन अगर हम डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर उसको मनी के रूप में हेल्प करते हैं, तो गरीबों के हाथ में नकदी आने से उनके विकल्प बढ़ जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं। नकदी गरीबों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर कर सकता है। ठीक है, और बचत समितियां बनाना, ऋण तक पहुंच संभव हो सकता है, यह काम हो सकता है। नकदी का उपयोग खाद्यान्न वस्तुओं के खरीदने के लिए किया जा सकता है। नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में प्रशासनिक लागत व अन्य योजनाओं में काफी, क्योंकि हमको ट्रांसफर करना है तो अब हमको ट्रक नहीं लेना है, राशन की दुकान नहीं खोलना है, तो ये सारी लागतें हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और इसमें बैंक और डाकघरों तक पहुंच
कम है लोगों की, इसलिए हमारा ये डिमेरिट है। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की संभावना, इसमें हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें हमको ट्रक ही बेचना पड़ेगा, राशन की दुकान ही खोलनी पड़ेगी, तो ये उसके साथ प्रॉब्लम है। अब तीसरा मैंने बोला ना, फूड कूपन्स की बात की थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फूड कूपन की बात, ये परिवार को ये चुनने की स्वतंत्रता दी गई है कि वो भोजन कहां से खरीदेगा। यानी कई दुकानें हैं, अब आपको एक ही राशन की दुकान से नहीं है, कई जनरल स्टोर्स हैं, चाहे आप ए से खरीदो, बी से खरीदो, सी से खरीदो। पीडीएस की दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा कीमतों और खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहन बढ़ाता है, और राशन की दुकानों से गरीबों को पूरा अनाज मिलता है और गरीबों को लौटाने की कोई प्रोत्साहन नहीं रहता है। तो खाद्य कूपन जो होता है मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित नहीं है, प्राप्तकर्ताओं को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है, मतलब अगर इन्फ्लेशन हुआ तो आपके कूपन की वैल्यू कम हो जाएगी। प्रशासन करना कठिन, खाद्य कूपन में मॉनिटरिंग नहीं हो सकता है डुप्लीकेट कोई जारी कर ले अपने मन से, क्योंकि खाद्य कूपन रहेगा तो खाद्य कूपन में डुप्लीकेशन में भी पॉसिबल हो सकती है। अब पीडीएस सरकार के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जो आप देख रहे हो, जो किसानों को अपनी उपज लाभकारी कीमतों पर बेचने के साथ साथ समाज के गरीब वर्गों को सस्ती दर पर खाद्यान्न खरीदने में हेल्प करता है। तो ये सबसे इसका अच्छा पार्ट है। दूसरा, प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो पीडीएस को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगला है, राज्य ने वित्त पे अपनी रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के उन राज्यों को सलाह दी कि जो नकदी हस्तांतरण में बदलाव की योजना बना रहे हैं ताकि प्रावसन को प्रभावित करने में समय में सतर्क रहें। तो अगर आप डीबीटी करने की सोच रहे हो कि हम नहीं, अनाज की जगह हम डीबीटी करेंगे, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि थोड़ा सा आपको इसमें क्या कहते हैं चेतावनी दी कि थोड़ा सा आप बहुत सावधानी बरतें। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने सब्सिडी वाले पीडीएस आपूर्ति को डीबीटी से प्रतिस्थापित कर दिया और अधिक सावधानी और बेहतर बुनियादी ढांचों की आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डाला। लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है, सरकार क्या कर रही है कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, साथ ही साथ ऑडिट, सामाजिक ऑडिट को भी प्रमोट करने की बात कर रही है। समय समय पर हम ऑडिट करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा लीकेज कहां पर है और हम इसकी प्रभावशीलता को निश्चित कर सकेंगे। तो ये था, मैंने पीडीएस सिस्टम आपके साथ डिस्कस